दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में कब क्या बात किया जाए, जब राहुल गांधी को ही नहीं पता है कि उन्हें कब क्या चीज बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो हमें भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि राहुल गांधी के बारे में बात किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी की जो दशा रही है, दुर्दशा रही है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर बात की जानी चाहिए। तो राहुल गांधी जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ठीक है, राहुल गांधी एक बार कहे थे कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन उसके बाद लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, इससे लगता है कि राहुल गांधी भारत सरकार के विपक्ष के नेता नहीं हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान की सरकार में विपक्ष के नेता हैं। हाँ, और जिस तरह से उन्हें सरकार के साथ देने के बजाय सरकार के टांग खींच रही हैं और सरकार पे सवाल उठा रही हैं, तो ये अभी सारा कुछ चल ही रहा था कि अचानक राहुल गांधी के दिमाग में कुछ केमिकल लोचा हुआ और अचानक से राहुल गांधी को ख्याल आया कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक उनके दिमाग में ऐसा कौन सा केमिकल लोचा हुआ, कौन सा कनेक्शन दोस्त सट गया कि उनको अचानक महाराष्ट्र चुनाव, जो बीते साल पिछले 2024 के नवंबर दिसंबर में चुनाव हुआ था, और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अलायंस में थी किनके साथ? कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी चचा शरद पवार वाली पार्टी, इन तीनों के साथ अलायंस था और चुनाव बुरी तरह से हारे थे। मुझे तो अभी नंबर्स भी याद नहीं है, लेकिन ये है कि बीजेपी लेड जो महायुति थी, जिसमें बीजेपी थे, शिवसेना, शिंदे वाली सेना शिवसेना, और फिर एनसीपी अजित पवार वाली, इन तीनों ने मिलकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था। तो अब अचानक राहुल गांधी को ये याद आया है कि महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ हुआ था। तो अचानक से राहुल गांधी को महाराष्ट्र चुनाव की याद क्यों आ गई, कैसे आ गई, अब ये बड़ा घनघोर विषय है। राहुल गांधी हैं भैया, वो तो भारत के सूर्यवंशी खानदान के हैं, वो तो कभी भी कुछ भी चीज बोल सकते हैं। अभी देखिए, कुछ साल पहले जब चुनाव होता था एमपी में या राजस्थान में या यूपी में, तो राहुल गांधी जब प्रचार करने जाते थे तो बोलते थे कि हम मेड इन मंदसौर बनाएंगे, मेड इन कानपुर बनाएंगे, मेड इन इटावा बनाएंगे, मेड इन यहां बनाएंगे। जिस क्षेत्र में भी प्रचार करने जाते थे उस क्षेत्र का नाम लेके कहते थे कि हम मेड इन ये बनाएंगे, और मेड इन भारत को वो फ्लॉप बताते थे। तो अब राहुल गांधी की सरकार कहां कहां है वो बत्ती लेके खोजना पड़ेगा मेरे को, लेकिन एक है कि कर्नाटका में है और तेलंगाना में है। तो राहुल गांधी से मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि कर्नाटका और तेलंगाना, इसमें आपने कितने मेड इन कर्नाटका और मेड इन तेलंगाना प्रोडक्ट बनाए हैं? कृपा करके लिस्ट जारी कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने शीर्षक में दिया है दोस्तों, कि राहुल गांधी कहते थे ऐसा मशीन बनाऊंगा, ऐसा मशीन बनाऊंगा, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। वो मशीन तो राहुल गांधी बना नहीं पाए, लेकिन झूठ बोलने का कारखाना पूरा लगा दिए हैं। तो अभी उन्होंने जो कारखाना से जो चलाया है, उस कारखाने से क्या निकल के आया है प्रोडक्ट, की महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स था और राहुल गांधी ने कई अखबारों में लेख लिख दिया,
भैया राहुल गांधी इतने कब से बन गए हैं काबिल कि वो देश के प्रमुख अखबारों में लेख छापने लगे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। और राहुल गांधी को आता कुछ भी नहीं है, न हिंदी आता है, न इंग्लिश आता है, और लेख लिखना तो दूर की बात है। तो फिर कौन है जो राहुल गांधी को ये प्लेटफॉर्म दे रहा है? और राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं, झारखंड का चुनाव भी उसी समय हुआ था। झारखंड के चुनाव में उनको जीत मिली थी, तेलंगाना के चुनाव में उनको जीत मिली थी, कर्नाटका के चुनाव में उनको जीत मिली थी। तब इसी निष्पक्ष था। इवन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको 99 सीट मिला था, बीजेपी को 240 सीट मिला था। यहां तक आपने देखा होगा सुप्रिया श्रीनेत का वो विक्ट्री परेड की मार्च करते हुए आ रही थी कि हम तो लगता है कि 440 सीट जीत गए हैं। तो 99 पार्टी वाला का राहुल गांधी का उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जैसे लगता था कि चुनाव वही जीते हैं, बस मतलब शपथ ले रहे हैं मोदी जी, लेकिन चुनाव कांग्रेस जीता है। मतलब ऐसा एक माहौल क्रिएट करके रख दिया गया था। उस समय तक चुनाव आयोग ठीक था। अखिलेश यादव यूपी में 40+ सीटें जीत रहे हैं, तो चुनाव आयोग वहां ठीक है। तमिलनाडु में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाया, तो वहां चुनाव आयोग ठीक है। बंगाल में जीत नहीं पा रहे हैं बीजेपी, तो वहां चुनाव आयोग ठीक है। तेलंगाना में नहीं जीत पा रहे हैं, केरला में नहीं जीत पा रहे हैं, कर्नाटका में नहीं जीत पा रहे हैं, तो वहां इन सब जगहों पर मतलब जगह विशेष पर अगर चुनाव हो तो वहां चुनाव आयोग ठीक करता है। अगर चुनाव आयोग गड़बड़ी होता तो बीजेपी को तमिलनाडु में भी जितवा देता, बीजेपी को बंगाल में भी जितवा देता, कर्नाटका में भी जितवा देता, तेलंगाना में भी जितवा देता, केरला में जितवा देता, ताकि जब आदमी को क्रेडिट लेना है तो पूरी तरह से लेना क्रेडिट, ऐसा थोड़ी कि आधा तुम रखो आधा हम रखेंगे। तो राहुल गांधी ने ये बताया है कि जो चुनाव आयोग हैं, जो एम्पायर हैं, बीजेपी ने उसी को अपने कब्जे में कर लिया, संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है। दोस्तों, जब राहुल गांधी जैसे लोग, कांग्रेस के लोग अगर संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्ली जो है 100 चूहे खाने के बाद हज जाने की बात कर रही हो कि बहन अब हज चलें। संवैधानिक संस्थाओं की बात राहुल गांधी तुम करोगे? तुमने और तुम्हारी कांग्रेस ने कितनी संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई हैं, क्या तुम्हें पता भी है? नहीं पता है तो अपने खानदान का इतिहास तो पढ़ लो कि हमारे खानदान ने, हमारे बाप ने, हमारी दादी ने, दादी के बाप ने कितने बार संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, पढ़ तो लेते। तुम्हारे पिताजी राजीव गांधी ने तेलंगाना में, उस समय आंध्र प्रदेश था, तो सरकार सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दी थी क्योंकि एयरपोर्ट पर सही से स्वागत नहीं हुआ था। ये था तुम्हारा बाप तानाशाह राहुल गांधी। 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ, उसके बाद जब इंदिरा गांधी फिर से चुनाव जीती, तो 2-3 ऐसे स्टेट थे जहां पर अपोजिशन की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने उन सभी अपोजिशन वाले स्टेट को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाया तो राज्य में दूसरे दल की सरकार रहने का कोई औचित्य नहीं है। ये होता है संविधान का दुरुपयोग, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना। राहुल गांधी, तुम्हारी दादी ने एक सांसद को हाई कोर्ट का जज बनाया, फिर वहां से इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, फिर वहां से इस्तीफा देकर सांसद बनाया।
कितने कुकर्मों में तो कांग्रेस पार्टी लिप्त रही है। अब किस मुंह से बात कर रहे हो? तुम्हारी दादी ने सिर्फ अपना अरेस्टिंग को रोकने के लिए इस देश पर इमरजेंसी थोपी और जितने भी अपोजिशन के नेता थे, विपक्ष के नेता थे, लोकसभा में, राज्यसभा में, सबको जेल में भर दिया और मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन करवाया, संविधान की हत्या की। और तुम आज कर रहे हो कि एक इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ दिन पहले राहुल गांधी बुलाया था कि आओ ईवीएम को हैक करके दिखाओ। तब तुम क्यों नहीं गए? आज बड़े साइंटिस्ट बनने फिर रहे हो, उस दिन क्यों नहीं गए थे कि हां आज देखते हैं? तो इस तरह राहुल गांधी अपने ही परिवार के इतिहास को भूल जा रहे हैं। उन्हें खुद राहुल गांधी के बाप दादा ने जो किया सो किया। राहुल गांधी ने स्वयं, सरकार में उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी, सिर्फ वो एक सांसद थे और उन्होंने सरकार के कैबिनेट द्वारा पास किए गए कानून को भरी सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ दिया था। राहुल गांधी की हैसियत क्या थी उस दिन? लेकिन राहुल गांधी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं ना कि मैं इस सिस्टम से निकला हुआ बंदा हूं। हमारे घर के लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे घर के लोग बाप दादा परदादा कितने प्रधानमंत्री रहे हैं, इनके घर से राष्ट्रपति बनते थे। जिनके ऊपर हाथ रख दिया वो प्रधानमंत्री बन गए, जिनके ऊपर हाथ रख दिया वो राष्ट्रपति बन गए हैं। तो देखते हैं राहुल गांधी ने जो अखबारों में जो लेख लिखा है उनमें क्या क्या चीज लिखा है, ये चीज को पॉइंट वाइज तरीके से देखते हैं। तो ये पहला पॉइंट ये बोल रहे हैं कि अंपायर तय करने वाली कमेटी में हेराफेरी। अंपायर तय करने वाली कमेटी मतलब जो कमेटी इलेक्शन कमीशन का चुनाव करती है, राहुल गांधी के अनुसार उसमें हेराफेरी हुई है। राहुल गांधी के अनुसार अभी जो इलेक्शन कमीशन की जो सिलेक्शन हो रहा है उस पैनल में 3 लोग होते हैं। एक होता है नेता पक्ष, एक होता है नेता प्रतिपक्ष और दूसरे होते हैं एक और आदमी जो नेता पक्ष उनको चुनता है। तो इस बार का जो चुनाव हुआ था उसमें गृह मंत्री अमित शाह थे। तो अब राहुल गांधी को ये कहना है कि ये नियम गलत है। तो नियम तो बहुत सारे गलत हैं राहुल गांधी। इंदिरा गांधी मरी थी तो कौन से नियम के तहत राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे? ये कौन सा नियम था? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ था कि कोई आदमी, ये राजतंत्र तो नहीं था ना कि इंदिरा गांधी मरी है तो इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री बनेगा। ये कौन सा नियम से है? तुमने जो अध्यादेश फाड़ा था वो कौन से अनुच्छेद के तहत तुमने फाड़ा था, ये तो बता दो। खैर, ये अब लोकसभा से ये पास हुआ कानून है कि इसी तरह इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होगी। तो ये नियम है, अब आपको इसको मानना पड़ेगा और ये नियम हमेशा के लिए है। ऐसा थोड़ी है कि मोदी या बीजेपी हमेशा संविधान सत्ता में रहेगी ही। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि अब मोदी ही हमेशा सत्ता में रहेंगे? तो आपको कभी इलेक्शन कमीशन बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा, आप कोशिश करते रहिए, आपको भी कभी सत्ता मिलेगा। आपके नेता है ना पवन खेड़ा, उन्होंने तो कहा है कि उनका ये सपना है कि वो नरेंद्र मोदी को विपक्ष के नेता के रूप में देखना चाहते हैं और राहुल गांधी को नेता पक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। भगवान से डरो पवन खेड़ा, भगवान से डरो। इतना बड़ा सपना तुमने किससे पूछकर देख लिया? खैर छोड़ो। तो राहुल गांधी का यह कहना है कि इसमें कोई निष्पक्ष होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कोई हो। लेकिन राहुल गांधी, उसके ऊपर भी तो आपको भरोसा नहीं है ना। आपने भी तो कह रखा है ना कि सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने आरएसएस के लोगों को भर रखा है। तो सवाल तो यही ना है कि आपको भरोसा किस पर है। दूसरी बात, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह रखा था, इससे पहले नियम यही था, नेता पक्ष, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जज,
ये तय करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि या तो आप नियम बनाएंगे या ये नियम हम बना दिए हैं। तो सरकार ने एक नियम बना दिया। अब जब नियम बन गया है तो अब आपको चीटिंग नहीं चलेगा राहुल गांधी जी। अच्छा, दूसरा उन्होंने आरोप लगाया है कि फर्जी वोटर के साथ मतदाता सूची में वृद्धि। राहुल गांधी ने कहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 8.98 करोड़ थी। 5 साल बाद मई 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 9.29 करोड़ हुई। इसके सिर्फ 5 माह बाद नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 9.70 करोड़ हो गई। यानी 5 साल में 31 लाख की मामूली वृद्धि और वहीं 5 माह में सिर्फ 41 लाख की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो ये राहुल गांधी का एक आरोप है कि मतदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि की गई है। दूसरा सवाल ये है, तीसरा आरोप मैं कह रहा हूं ये है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। राहुल गांधी का ये एक बहुत है कि मतलब कि उन्हें लगता है कि मतदान जितना हुआ है उससे अधिक ज्यादा प्रतिशत दिखाया गया। उनका ये कहना है कि मतदान हुआ है 60% और दिखाया गया है मतदान हुआ है 66%। तो एक ये है राहुल गांधी का सवाल। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फर्जी चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोटिंग हुई है। राहुल गांधी, फर्जी तो तुम्हारे ऊपर ही लगता है ना, तो तुम ही लोगों ने तो फर्जी वोटिंग करवाया है। उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि सबूत छुपाने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी ने ये सारे आरोप सबूत छुपाने, उन्हें लगता है कि फर्जी जितने भी आरोप लगाए हैं इनका सबूत छुपाने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी, सबूत तुम्हें देने का बहुत शौक है ना, तो नेशनल हेराल्ड केस में जितने भी तरह के तुमने घोटाले किए हैं तो सबूत छुपाने की कोशिश वहां पर हुई है। तुम न्यायालय के सामने सच सच क्यों नहीं बताते हो कि तुम्हारे पास इतने मतलब कि यंग इंडिया की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास कैसे आ गई, कितने में खरीदा और इतने कम दाम में तुमने कैसे खरीदा। तो सबूत छुपाने की कोशिश तुम कर रहे हो राहुल गांधी। उसके बाद दोस्तों उन्होंने समाचार पत्रों में अपना लेख लिख दिया, आर्टिकल लिख दिया और उसको लगता है कि ये देश के लोग जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इनके गुलाम हैं। अब संवैधानिक संस्था इनका जवाब देते रहे, लेकिन चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोई पत्र नहीं लिखा जाएगा तब तक कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। एक लाइन में फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय। तो राहुल गांधी का इतना ज्यादा शोर मचाने का औचित्य क्या है फिर? राहुल गांधी किसी तरह का जवाब का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सके बिहार के चुनाव तक। और राहुल गांधी अगेन ही इज होपफुल कि उससे लगता है कि बिहार के चुनाव में वो कुछ गेन कर लेगा। राहुल गांधी, तुम्हें अगर दीवार पे कहीं लिखा हुआ दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करूं? दीवार पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें 40 सीट नहीं मिलने जा रहा है, तुम 40 के नीचे ही रहोगे। सीट मिलने के मामले में विनिंग प्रोबेबिलिटी तो छोड़ दो। बिहार में तुम्हारी हैसियत 40 सीट पर लड़ने की नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें पिछले बार की तरह 2020 के चुनाव की तरह इस बार तुमको 277 सीटें मिलेगा? भूल जाओ, कभी नहीं मिल सकता है। और जो तुम ये सपना देख रहे हो कि बिहार का चुनाव तुम जीत जाओगे, तुम फिर बिहार का चुनाव खत्म होने दीजिए, तुम फिर यही चीज यही आर्टिकल फिर लिखोगे, पुनः पब्लिश करवाओगे। तुम जिन समाचार पत्रों में आज छपवाया हो, बिहार चुनाव के बाद फिर छपवाओगे। इतना ही मेरा कहना है। बाकी तुम अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहो। तुम्हें देश इतनी गंभीरता से कोई लेता नहीं है। तुम्हें कांग्रेस पार्टी वाले लोग गंभीरता से लेते नहीं है। बाकी लोग क्या लेंगे? तुम्हारे अपने समर्थक तुम्हें मतलब क्या बोलते हैं तुम खुद जानते हो, समझते हो।
तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्ते। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। बाय।